नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और उसमें स्वाधीनता के लिए संघर्ष 1920 से 1947 ईस्वी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, फिर उदारवादी दल 1885 से 1905, फिर उग्रवादी राष्ट्रवादी 1905 से 1920 और आज हम 1920 से 1947 के विषय में अध्ययन करेंगे। स्वाधीनता के लिए संघर्ष 1920 से 1947। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप तथा कार्यप्रणाली में आमूल परिवर्तन हुआ। 1918 तक कांग्रेस का नेतृत्व नरम दल के हाथ में रहा। अतः कांग्रेस के आंदोलन का प्रभाव मध्यम शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रहा। यद्यपि 1915 में बंगाल विभाजन के पश्चात बंगाल में भी एक आंदोलन हुआ था, किंतु 1911 में बंगाल विभाजन रद्द करने के बाद वहाँ भी जन आंदोलन समाप्त हो गया। 1920 में कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में चला गया। उसके नेतृत्व में कांग्रेस के आंदोलन ने एक नए रूप धारण किया, जिसे हम जन आंदोलन कह सकते हैं। वास्तव में राष्ट्रीय स्वाधीनता का संघर्ष 1920 से ही आरंभ हुआ था। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय राजनीति का इतिहास गांधी युग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जनवरी 1915 ईस्वी में भारत वापस आने से पूर्व महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को सुविधाएं दिलाने के लिए वह सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, जिसमें उन्हें काफ़ी सफलता प्राप्त हुई थी। भारत में उन्होंने 1917 में सत्याग्रह करके भारतीयों को बलपूर्वक ब्रिटिश उपनिवेशों में मजदूरी करने के लिए ले जाने की पद्धति बंद करवाई तथा चंपारण बिहार में नील की खेती के काम करने वाले मजदूरों को उनके मालिकों के अत्याचारों से मुक्ति दिलवाई। अगले वर्ष खेड़ा में किसानों को लगान से छूट दिलवाने के लिए कर नहीं आंदोलन चलाया और सफलता प्राप्त की। इसी वर्ष अहमदाबाद में मिल मजदूरों की मांगों के समर्थन में आमरण अनशन करके उनकी मांगें पूरी करवाई। महात्मा गांधी गोखले के विचारों से प्रभावित होने का कारण संवैधानिक सुधारों और सरकार का सहयोग देने के पक्ष में थे। जिस समय वे भारत लौटे उन दिनों प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, अतः उन्होंने इस अवसर पर भारत सरकार को पूर्ण सहयोग दिया। सूद के अनुसार गांधी जी ब्रिटिश साम्राज्य की नागरिकता में विश्वास करते थे और उसमें गर्व भी अनुभव करते थे। इसलिए उन्होंने भारत सरकार को रंगरूटों की भर्ती तथा घायल व्यक्तियों की देखभाल करने के लिए भी अपनी सेवाएं अर्पित की। प्रथम महायुद्ध में की गई सेवाओं के कारण सरकार ने उन्हें पदक भी दिया। इस प्रकार गांधी जी ब्रिटिश सरकार के पूर्ण सहयोगी थे। इसके बावजूद भी ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वराज्य नहीं दिया। इससे गांधी जी को निराशा हुई, लेकिन गांधी जी ने अपनी सहयोगी नीति को नहीं छोड़ा। 1919 के सुधार अधिनियम से सभी राष्ट्रवादी असंतुष्ट थे, लेकिन गांधी जी प्रशिक्षण के तौर पर उसे कार्यान्वित करने के पक्ष में थे। इन्होंने अपने पत्र यंग इंडिया के एक अंक में लोगों से अपील की कि इन सुधारों को सफल बनाने के लिए कार्य करें, किंतु इसके बाद कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई कि जिससे गांधी जी असहयोगी बन गए। वे प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थी, जिनमें प्रथम है रॉलेट एक्ट। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी दल अत्यधिक सक्रिय हो गए थे। इनको कुचलने के लिए सरकार ने भारत रक्षा अधिनियम पारित किया। युद्ध समाप्त हो चुका था और इस अधिनियम की अवधि भी समाप्त होने वाली थी, किंतु अंग्रेज नौकरशाही क्रांतिकारियों तथा उग्र विचार के राष्ट्रीय आंदोलनों नेताओं को दबाने के लिए इस कानून को किसी न किसी रूप में रखना चाहती थी। अतः अंग्रेज सरकार ने 1918 में न्यायाधीश रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की, जिसे क्रांतिकारी गतिविधियां रोकथाम के लिए उपाय बताने को कहा गया।
इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1919 ईस्वी में भारत सरकार ने 2 विधेयक प्रस्तावित किए जो पारित होने के बाद रोलेट एक्ट के नाम से विख्यात हुए। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर संदेह मात्र होने पर उसे बंदी बनाया जा सकता था और बिना मुकदमा चलाए उसे चाहे जितने समय तक जेल में रखा जा सकता था अथवा गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर उसे दंडित किया जा सकता था। इस समय प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और देश में कोई विशेष क्रांतिकारी आंदोलन भी नहीं चल रहा था। अतः इस प्रकार के कानून की कोई आवश्यकता नहीं थी। विधेयक प्रस्तावित होते ही गांधी जी ने घोषणा की कि यदि ये कानून पास कर दिए तो कानूनों का विरोध करने के लिए वे सत्याग्रह करेंगे। सरकार अपनी तानाशाही कब छोड़ने वाली थी? सरकार ने भारतीय नेताओं के विरोध की उपेक्षा करके 21 मार्च 1919 ईस्वी में कानून को लागू कर दिया। महात्मा गांधी ने अपनी पूर्व घोषणा के अनुसार इस कानून का विरोध करने का निश्चय किया। महात्मा गांधी ने लोगों को 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल के लिए आह्वान किया। 6 अप्रैल को सारे देश में भूख हड़ताल रखी गई तथा जुलूस निकाले गए। दिल्ली में जुलूस का नेतृत्व स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। यूरोपियन सैनिकों ने उन पर गोली चलाने की धमकी दी। स्वामी श्रद्धानंद ने अपनी नंगी छाती उनके सामने कर दी, किंतु उस समय जुलूस पर गोली नहीं चलाई गई। जब जुलूस दिल्ली के रेलवे स्टेशन के पास पहुंचा तब उस पर गोली चला दी गई। इससे 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। कुछ अन्य लोगों के सख्त चोटें आई। लाहौर में भी गोली चली और पंजाब में उपद्रव हुए। पंजाब के उपद्रव का समाचार सुनकर तथा स्वामी श्रद्धानंद एवं पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल का नियंत्रण मिलने पर गांधी जी 8 अप्रैल 1919 को दिल्ली की तरफ रवाना हुए। मार्ग में गांधी जी को सरकार का नोटिस मिला कि वे दिल्ली और पंजाब में प्रविष्ट न हुए। गांधी जी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। अतः पलवल हरियाणा में गांधी जी को गिरफ्तार कर उन्हें वापस भेज दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी की खबर सारे देश में बिजली की तरह फैल गई। अमृतसर में भी उत्तेजना फैल गई। जनता के असंतोष को व्यक्त न होने देने के लिए 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार करके अज्ञात स्थान पर भेज दिया गया। इससे अमृतसर में उत्तेजना फैल गई और भीड़ ने अपने कई नेताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को कोठी की तरफ बढ़ना शुरू किया। सैनिक अधिकारियों ने भीड़ को रोकने का प्रयास किया और न रुकने पर गोली चला दी। फलस्वरूप 2 व्यक्ति मारे गए। भीड़ ने मरे हुए व्यक्तियों को कंधों पर डालकर जुलूस निकाला। मार्ग में भीड़ ने नेशनल बैंक के भवन में आग लगा दी और एक यूरोपियन मैनेजर की हत्या कर दी। भीड़ ने कुल 5 अंग्रेजों की हत्या कर दी और कुछ भवनों में आग लगा दी। 10 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल डायर उपद्रवों पर नियंत्रण करने के लिए अमृतसर पहुंचा तथा 12 अप्रैल को लोगों को धड़ाधड़ बंदी बनाने लगा। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक आम सभा का आयोजन किया गया। जनरल डायर ने इस सभा को गैर कानूनी घोषित कर दिया, किंतु सभा पर प्रतिबंध लगाने का नोटिस नगर में अच्छी तरह से नहीं घुमाया गया और हजारों लोगों को इकट्ठा होने दिया गया। जब लोग इकट्ठा हुए तब जनरल डायर ने 200 भारतीय और 50 अंग्रेज सैनिकों को लेकर जलियांवाला बाग पहुंचा। वह अपने साथ मशीन गन भी ले गया था, किंतु वह इस मशीन गन को अंदर नहीं ले जा सका क्योंकि जलियांवाला बाग में एक ही रास्ता था और वह इतना तंग था कि मशीन गन अंदर नहीं जा सकती थी। सभा में लगभग 8-10 हजार व्यक्ति उपस्थित थे और सभा की कार्यवाही पूर्णतः शांतिपूर्वक चल रही थी। इसमें केवल डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किचलू और गांधी जी की रिहाई की मांग की जा रही थी और रोलेट एक्ट का विरोध हो रहा था। जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए भीड़ पर 1650 गोलियां चलाई और उसने गोली चलाना तभी बंद किया जब उसका गोला बारूद समाप्त हो गया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार
इस गोलीकांड में 400 व्यक्ति मारे गए व 1 और 2000 के बीच व्यक्ति घायल हुए। इसमें संदेह नहीं कि घायल और मरने वालों की संख्या निश्चित रूप से अधिक थी। इस हत्याकांड से समस्त देश में असंतोष और घृणा फैल गई। सरकार और कांग्रेस ने पृथक पृथक इस कांड की जांच के लिए समितियां नियुक्त की। सरकार की ओर से हंटर समिति नियुक्त की गई। हंटर कमेटी के सामने बयान देते हुए जनरल डायर ने स्वीकार किया कि उसने लोगों को तितर बितर होने का आदेश दिया, किंतु उस आदेश को देने के बाद 2 या 3 मिनट में गोली चला दी। स्पष्ट है कि 2 या 3 मिनट में 8-10 हजार की भीड़ तितर बितर नहीं हो सकती थी। हंटर समिति के एक सदस्य न्यायाधीश रेकिन ने जब डायर से पूछा कि जनरल, क्षमा करना, क्या ये एक आतंक का रूप नहीं था? जनरल डायर ने उत्तर दिया, नहीं, यह भयानक कर्तव्य था जो मुझे पूरा करना था। मैंने सोचा कि मुझे गोलियां अच्छी तरह और खूब चलानी चाहिए ताकि किसी व्यक्ति को दोबारा गोली चलाने की आवश्यकता न पड़े। अंग्रेज सरकार के ये अत्याचार अमृतसर नगर तक सीमित नहीं थे। लाहौर, गुजरावाला, कसूर तथा अन्य स्थानों पर भी ऐसे अत्याचार किए गए जो खून को जमाने वाले थे। जहाँ भीड़ देखते ही उन पर गोली चला दी जाती थी। हवाई जहाज से बम गिराकर लोगों को मारा गया और भागते हुए लोगों के पीछे मशीन गनें छोड़ी गई। पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और मार्शल लॉ के उल्लंघन के आरोप में 300 व्यक्तियों को बंदी बनाया गया। इनमें से 15 व्यक्तियों को मृत्युदंड तथा 6 को जीवन भर का देश निर्वासन और कैद की सजा दी गई। मार्च 1920 में हंटर समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी। इसमें सरकारी अधिकारियों के दृष्टिकोण को ठीक सिद्ध किया गया। जनरल डायल को केवल इतना दंड दिया गया कि उसे नौकरी से अलग कर दिया गया, परंतु इंग्लैंड के समाचार पत्रों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक घोषित किया। जनता ने उसके गुजारे के लिए चंदा इकट्ठा किया। इंग्लैंड की सरकार ने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए की गई सेवाओं के लिए जनरल डायर को मान के तलवार, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर तथा 2000 पाउंड भेंट किए। इन सब बातों ने राष्ट्रवादियों के जले हुए हृदय पर नमक का काम कर दिया। कांग्रेस ने पंजाब के अत्याचारों के लिए उत्तरदायी अधिकारियों को उचित दंड देने तथा मृत व्यक्तियों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने की मांग की। सरकार ने इस मांग की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। खिलाफत आंदोलन। तुर्की का सुल्तान विश्व के मुसलमानों का खलीफा यानी कि धार्मिक नेता समझा जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जर्मनी का साथ देते हुए इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ा। भारतीय मुसलमानों को यह आशंका थी कि तुर्की हार गया तो इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे तथा खलीफा की समस्त शक्तियाँ समाप्त कर दी जाएगी। 5 जनवरी 1918 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने भारतीय मुसलमानों को आश्वासन दिया कि तुर्की साम्राज्य का भंग नहीं किया जाएगा तथा खलीफा की प्रतिष्ठा को क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। अतः युद्ध काल में भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों को भरपूर सहयोग दिया। युद्ध के पश्चात 10 अगस्त 1919 को सेब्रे की संधि हुई, जिसके अनुसार तुर्की साम्राज्य को भंग कर दिया गया और सुल्तान को कुस्तुनतुनिया में नज़रबंद कर दिया गया। अतः भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन आरंभ किया। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली इस आंदोलन के प्रभावशाली नेता थे। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का स्वर्ण अवसर समझा, अतः गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया। 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ, जिसमें गांधी जी को अध्यक्ष चुना गया। गांधी जी ने परामर्श दिया कि यदि अंग्रेज तुर्की की समस्या का उचित हल न निकाले तो असहयोग एवं बहिष्कार की नीति अपनाई जाए। अतः 20 मई 1920 को खिलाफत समिति ने गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया के शब्दों में, खिलाफत पंजाब की भूलों और अपर्याप्त सुधारों की त्रिवेणी में से असंतोष का पानी किनारे से ऊपर बह चला और उसके संगम ने राष्ट्रीय असंतोष की धारा को एक नवीन रूप से व्यापक गतिशील बना दिया। असहयोग आंदोलन और उसकी प्रगति। सरकार ने रोलेट एक्ट व पंजाब की गलतियों को ठीक नहीं किया और मुसलमानों को दिए गए वचनों का पालन नहीं किया तो महात्मा गांधी एक सहयोगी से असहयोगी बन गए। जब असहयोग आंदोलन के कारण गांधी जी को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया, तब उन्होंने न्यायालय में उन कारणों का उल्लेख किया
जिनसे वे असहयोगी बने। उन्होंने कहा, मुझे सर्वप्रथम आघात रोलेट एक्ट से लगा, जिसका निर्माण जनता की स्वाधीनता का अपहरण करने के लिए किया गया। मुझे अपनी अंतरात्मा की ओर से प्रेरणा मिली कि इसके विरुद्ध मुझे आंदोलन करना चाहिए। तदंतर मेरे समकक्ष पंजाब के अत्याचारों का नग्न तांडव उपस्थित हुआ। जलियांवाला बाग का कत्लेआम, निर्दोष व्यक्तियों को पेट के बल चलाने का आदेश, खुलेआम कोड़े लगाना तथा इस प्रकार के अन्य अपमानजनक एवं तिरस्कृत अत्याचारों ने मेरे हृदय में एक विद्रोह की ज्वाला उत्पन्न कर दी। गांधी जी ने आगे कहा, मुझे मोंटफोर्ट सुधार भी भारत में आर्थिक शोषण तथा दासता को स्थायी रखने के साधन एवं उपाय मात्र प्रतीत होते हैं। गांधी जी के इन कथनों से स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि वे किस प्रकार असहयोगी बने। जब महात्मा गांधी को अंग्रेजों की धृष्टतापूर्ण रवैये का पूरी तरह ज्ञान हो गया, तब उन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय किया। भारतीय मुसलमानों ने भी गांधी जी के साथ हो गए। अतः सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तुत किए। नंबर 1 है, सरकारी उपाधियों को अवैतनिक पदों को छोड़ दिया जाए। जिन संस्थाओं में जो लोग नामजद है वे इस्तीफा दे दे। नंबर 2 है, सरकारी स्वागत समारोह तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा उनके सम्मान में किए जाने वाले अन्य सरकारी व अर्ध सरकारी उत्सवों में भाग न ले। नंबर 3 है, सरकारी तथा सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों व कॉलेजों का बहिष्कार किया जाए तथा भारतीय छात्रों को शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय विद्यापीठों की स्थापना की जाए। वकीलों व मुवक्किलों द्वारा ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार किया जाए तथा आपसी झगड़ों के लिए पंचायती अदालतें स्थापित की जाए। नंबर 5 है, कौंसिलों के चुनाव में खड़े उम्मीदवार अपने नाम वापस ले। यदि कोई उम्मीदवार चुनाव लड़े तो मतदाता उसे वोट न दे। नंबर 6, सैनिकों, कलरकों तथा मजदूरों द्वारा मेसोपोटामिया के लिए अपनी सेवाएं अर्पित करने से इनकार कर दिया। नंबर 7 है, विदेशी माल एवं शराब का बहिष्कार किया जाए। गांधी जी के इस प्रस्ताव का देशबंधु चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय तथा श्रीमती एनी बिसेंट ने विरोध किया और आरोप लगाया कि कार्यक्रम का सारा झुकाव एक तंत्र और व्यक्तिगत सत्ता की ओर है। लेकिन महात्मा गांधी ने मोतीलाल नेहरू और अली बंधुओं के समर्थन से प्रस्ताव पास करवा लिया। महात्मा गांधी तथा अली बंधुओं ने सारे देश का दौरा करके असहयोग आंदोलन के पक्ष में वातावरण तैयार कर दिया। अतः अधिकांश प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ, जिसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई तथा असहयोग कार्यक्रम में 3 बातें और जोड़ दी गई। नंबर 1, सरकार को कर की अदायगी न की जाए। विदेशी व्यापार का परित्याग किया जाए। तीसरी थी, हाथ की कताई व बुनाई को प्रोत्साहन किया जाए। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा कि यदि संभव हो तो स्वराज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत प्राप्त किया जाए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर इसको ब्रिटिश साम्राज्य के बाहर भी प्राप्त किया जा सकता है। असहयोग का प्रस्ताव पास होने के बाद गांधी जी ने सारे देश का दौरा किया तथा लोगों को इस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। गांधी जी का ऐसा जादू चला कि हजारों लोग गांधी जी के साथ हो गए। लोगों ने सरकारी उपाधियां लौटा दी, वकीलों ने अदालत का बहिष्कार किया और विद्यार्थियों ने स्कूल व कॉलेज छोड़ दिए। इस हेतु कई राष्ट्रीय संस्थाएं खोली गई। इस हेतु अनेक राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाएं खोली गई, जैसे गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बंगाल नेशनल विद्यापीठ, नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, दिल्ली का जामिया मिलिया इत्यादि। सेठ जमनालाल बजाज ने उन वकीलों के गुजारे के लिए 1 लाख रुपया दिया जिन्होंने अपनी वकालत छोड़कर आंदोलन में भाग लिया। जब ड्यूक ऑफ कर्नाट 1919 में सुधारों का उद्घाटन करने आया तो हड़तालों से उसका स्वागत किया गया। विदेशी कपड़ों की जगह जगह होलियां जलाई गई और हजारों चरखे चालू हो गए। गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स बम्बई आए। कुछ वफादार लोगों ने उसका स्वागत करना चाहा, इसलिए वह झगड़ा हो गया और दोनों तरफ से हिंसात्मक साधनों का प्रयोग किया गया। महात्मा गांधी ने हिंसात्मक साधनों की घोर निंदा की। सितंबर 1921 ईस्वी में अहमदाबाद में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसमें आंदोलन अधिक तेज करने का निर्णय लिया गया।
इस संबंध में सारे अधिकार गांधी जी को सौंप दिए गए। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने वायसराय लॉर्ड रीडिंग को एक पत्र लिखा कि यदि एक सप्ताह में सरकार ने अपना रवैया न बदला तो करने देने का आंदोलन चलाया जाएगा। किंतु 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने अहिंसात्मक आंदोलनकारियों पर गोली चला दी। जब उनकी गोलियां समाप्त हो गई तब वे भागकर थाने में छिप गए। उत्तेजित भीड़ ने थाने को आग लगा दी, जिसमें एक पुलिस सब इंस्पेक्टर, 21 पुलिस के सिपाही और भवन जलकर राख हो गया है। गांधी जी हिंसा के पक्ष में नहीं थे, अतः गांधी जी ने तुरंत आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी। अचानक आंदोलन स्थगित करने के कारण अनेक नेताओं ने गांधी जी की तीव्र आलोचना की और कुछ समय के लिए गांधी जी अलोकप्रिय हो गए। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए अंग्रेज सरकार ने 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और राजद्रोह फैलाने के अपराध में उन्हें 6 वर्ष की सादी कैद की सजा दी गई। किंतु 3 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण गांधी जी को छोड़ दिया गया। आंदोलन की असफलता। गांधी जी की गिरफ्तारी से आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया। डॉक्टर एम.एस. जैन के अनुसार गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगित किए जाने का अभिप्राय उसकी असफलता स्वीकार करना था। वस्तुतः यह आंदोलन पूर्णतः सफल नहीं रहा। इसका कारण आंदोलन में कुछ कमियां, डिफेक्ट्स थी, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित थी। नंबर 1, 1920-21 में होने वाले विधानमंडलों के चुनाव का बहिष्कार किया गया। कांग्रेसी सदस्यों ने निर्वाचन में भाग नहीं लिया, किंतु वफादार व नरम दल के लोगों को निर्वाचन में भाग लेने से नहीं रोका जा सका। फलस्वरूप वफादार व उदारवादी चुनाव जीत गए और कांग्रेसी नेता विधानमंडल में नहीं जा सके। अतः विधानमंडलों के बहिष्कार से कांग्रेस को कोई लाभ नहीं मिला। नंबर 2 है, गांधी जी ने अपने सहयोगियों से परामर्श किए बिना ही अचानक आंदोलन स्थगित कर दिया। देशबंधु चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस आदि नेताओं ने जेल में रहते हुए भी इस कार्यक्रम की आलोचना की। वस्तुतः आंदोलन उस समय समाप्त किया गया जबकि वे सफलता के निकट पहुंच चुका था। यह सही है कि आंदोलन पूर्णतः अहिंसात्मक नहीं रह सका, किंतु हिंसा के लिए केवल आंदोलनकारी ही उत्तरदारी नहीं थे। ब्रिटिश सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर अमानवीय अत्याचार किए, अतः आंदोलनकारियों का हिंसात्मक होना स्वाभाविक ही था। यदि आंदोलन कुछ दिन और चलता तो अंग्रेज सरकार को समझौता करने के लिए विवश होना पड़ता, किंतु चरमोत्कर्ष आंदोलन समाप्त कर देने से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सका। नंबर 3 है, गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत का प्रश्न भी अपना प्रश्न बना लिया। खिलाफत का प्रश्न मुसलमानों का धार्मिक प्रश्न था। ये प्रश्न ऐसा था जिसमें स्वयं तुर्की के मुसलमान रुचि नहीं रखते थे। राष्ट्रीय आंदोलन में धार्मिक प्रश्नों को गौण माना जाता है, क्योंकि धार्मिक प्रवृत्तियां राष्ट्रीय आंदोलन को संकीर्णता की ओर ले जाकर सदैव राष्ट्रीय आंदोलन को क्षति पहुंचाती है। नंबर 4 है, मुसलमानों ने आंदोलन को अहिंसात्मक स्वरूप को समझा नहीं था, अतः अचानक आंदोलन समाप्त करने पर मुसलमानों ने ये प्रचार करना आरंभ कर दिया कि गांधी जी ने अपने स्वार्थों के लिए मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया था। इससे देश में उत्तेजना फैल गई और सांप्रदायिक दंगे प्रारंभ हो गए। अंग्रेज सरकार का दमन चक्कर इतना तेज था कि उसके द्वारा दी जाने वाली अमानवीय यातनाएं सहन करना कठिन था। अतः तीव्र दमन चक्कर में आंदोलन का गतिशील रहना असंभव था। आंदोलन का महत्व। यद्यपि असहयोग आंदोलन असफल रहा, किंतु आंदोलन को निष्फल कहना भी अनुचित होगा। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में इसका असाधारण महत्व है। इसकी विभिन्न सफलताओं का उल्लेख निम्न प्रकार से किया जा सकता है। इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को नया मोड़ प्रदान किया, लोगों में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न हुई तथा स्वराज्य की मांग प्रबल हो गई। नंबर 2 है, प्रथम बार कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा पत्र भेजने की नीति का परित्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य में से सीधी टक्कर ली। अतः प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग देने तथा देश के प्रति बलिदान की भावना जागृत हुई। इससे पूर्व कांग्रेस का आंदोलन केवल शिक्षित वर्ग तक सीमित था, किंतु अब कांग्रेस का आंदोलन आम जनता में प्रवेश कर गया। नंबर 3 है, इससे पूर्व जनता सरकार की आलोचना करने से डरती थी, किंतु अब जनता निर्भीक हो गई। अब जेल जाना देशभक्ति का चिन्ह समझा जाने लगा। स्वराज्य शब्द बच्चे बच्चे की जुबान में से सुनाई देने लगा। नंबर 4 है, महात्मा गांधी ने स्वराज्य प्राप्ति के लिए अहिंसात्मक सत्याग्रह का जो हथियार अपने हाथ में लिया
उसका अंग्रेज सरकार के पास कोई उत्तर नहीं था। शांत सत्याग्रहियों पर गोली चलाना तथा लाठियां बरसाना घृणित कायर समझा जाने लगा। इससे सरकार के विरुद्ध जनमत प्रबल हो गया। वस्तुतः अहिंसात्मक सत्याग्रह के हथियार ने सरकार के दमन चक्र को कुंठित कर दिया। अतः भविष्य में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन के लिए हथियार महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। नंबर 5 है, आंदोलनों के दौरान कांग्रेस ने अनेक रचनात्मक कार्य किए। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, चरखा चलाना व खादी तैयार करना, स्वदेशी माल को अपनाना आदि। विदेशी माल के बहिष्कार से आर्थिक शोषण की नीति में रुकावट पैदा हो गई। राष्ट्रीय विद्यापीठों ने देशभक्त निकलने लगे और स्वदेशी माल को अपनाने से हजारों बेरोजगार दूल्हा को काम मिल गया। सुभाष चंद्र बोस ने इस आंदोलन की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा था कि 1921 के वर्ष ने देश को निस्संदेह एक सुव्यवस्थित पार्टी संगठन प्रदान किया। इससे पूर्व कांग्रेस एक वैधानिक दल और वे भी मुख्य रूप से बातचीत करने वाली संस्था थी। महात्मा जी ने इसे नया विधान दिया और वे देशव्यापी बन गया। उन्होंने इसे क्रांतिकारी संगठन में परिवर्तित कर दिया। देश के कोने से दूसरे कोने तक एक जैसे नारे लगाए जाने लगे। एक जैसी नीति और एक जैसी विचारधारा हर जगह दिखाई देने लगी। अंग्रेजी भाषा का महत्व तो जाता रहा और कांग्रेस ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। खादी सभी कांग्रेसवासियों का नियमित पोशाक बन गई। अब वेरी इंपॉर्टेंट है स्वराज्य दल। जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू का विचार था कि विधानमंडल के चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेसियों के ऊपर सारे प्रतिबंध हटा दिए जाए। उनका विचार था कि विधानमंडल में कांग्रेसियों के ऊपर सारे प्रतिबंध हटा दिए जाए। उनका विचार था कि विधानमंडलों में प्रवेश करने से सरकार के वफादार व उदारवादियों को विधानमंडलों में जाने से का अवसर नहीं मिलेगा। असहयोग का कार्यक्रम काउंसिल में ले जाया जा सकेगा। ये भारतीय नेता ये भी चाहते थे कि विधानमंडलों में जाकर 1919 में सुधारों को अव्यावहारिक एवं असफल सिद्ध किया जाए। सितंबर 1922 में गया में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष स्वयं चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास ने अपने कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा, लेकिन राजगोपालचारी, डॉक्टर अंसारी आदि के विरोध के कारण उन्हें बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। अतः चित्तरंजन दास ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और मोतीलाल नेहरू से मिलने इलाहाबाद में मार्च 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापित की। सितंबर 1923 में दिल्ली में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें कांग्रेस ने दल के सदस्यों को आगामी निर्वाचन में मतदान करने तथा चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता प्रदान करके स्वराज्य दल के गठन को स्वीकार कर लिया। 1924 में जब गांधी जी जेल से छूट कर आए, तब गांधी जी ने भी स्वराज्य दल के कार्यक्रम का समर्थन किया। स्वराज्य दल का मुख्य उद्देश्य था विधानमंडलों में प्रवेश करके बाधा नीति अपनाई जाए तथा विधानमंडलों के भीतर जाकर अंग्रेज नौकरशाही के दुर्ग को ध्वस्त किया जाए। 1923 के चुनाव में स्वराज्य दल को अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई। केंद्रीय विधानमंडलों में स्वराज्य दल के नेता मोतीलाल नेहरू थे। उन्होंने 8 फरवरी 1924 को भारत के लिए उत्तरदायी सरकार स्थापित करने, गोलमेज सम्मेलन बुलाने तथा भारत के लिए नए संविधान का प्रस्ताव पास करवा लिया। वार्षिक बजट की मांगों को अस्वीकार कर दिया गया, जिससे गवर्नर जनरल को अपने विशेष शक्तियों का प्रयोग करना पड़ा। सरकार के कड़े विरोध के बावजूद 1918 के दमनकारी कानून के विरुद्ध तथा राजनीतिक नेताओं की रिहाई के लिए भी प्रस्ताव पास किए गए। फरवरी 1924 के प्रस्ताव के कारण सरकार ने 1919 के द्वैत शासन की जांच करने के लिए अलेक्जेंडर मुड्डीमेन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की, जिसने द्वैत शासन को मौलिक रूप से ठीक बताया। मुड्डीमेन समिति की रिपोर्ट केंद्रीय विधानमंडल के समकक्ष प्रस्तुत की गई। मोतीलाल नेहरू ने सरकार के कड़े विरोध के बावजूद उस रिपोर्ट के विरुद्ध प्रस्ताव पास करवाया। 1925 में देशबंधु चित्तरंजन दास का देहांत हो गया, जिससे स्वराज्य दल कमजोर हो गया। मार्च 1926 में कांग्रेस के आदेशानुसार विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। मोतीलाल नेहरू ने घोषणा की कि अंग्रेज सरकार ने भारतीय सहयोग का मूल्य नहीं समझा।
बार बार विरोध करने पर भी सरकार ने अपनी दमनकारी नीति नहीं छोड़ी, इसलिए विधानमंडलों में प्रवेश का कार्यक्रम स्थगित किया गया। स्वराज्य दल की बाधा नीति से सरकार को यह भली भांति विदित हो गया कि 1919 के सुधारों से जनता संतुष्ट नहीं है, अतः उन्होंने समय से पूर्व ही साइमन कमीशन नियुक्त किया। सरकार का यह थोथा दावा था कि समाप्त हो गया कि भारत में शासन जनता की इच्छाओं के अनुसार चलाया जा रहा है। केंद्रीय विधानमंडल में सरकार की बार बार की पराजय से विदेशों में जनता का पता चल गया कि भारतीय अंग्रेज सरकार के विरुद्ध सख्त और स्वतंत्रता चाहते हैं। साइमन कमीशन 1919 के अधिनियम के अनुसार 10 वर्ष बाद भारत में उत्तरदायी सरकार की प्रगति की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। चूंकि ये सुधार 1921 में लागू किए गए थे, इसलिए कमीशन की नियुक्ति 1931 में होनी चाहिए थी अथवा जल्दी से जल्दी 1929 में होनी चाहिए थी, किंतु अचानक 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कमीशन की नियुक्ति की घोषणा कर दी। समय से पूर्व कमीशन का नियुक्ति का मुख्य कारण ये था कि 1929 में इंग्लैंड के चुनाव होने वाले थे और उसमें मजदूर दल की जीत की पूरी आशा थी। इसलिए सत्तारूढ़ दल अनुदार दल भारत का भविष्य मजदूर दल के हाथों में सौंपना नहीं चाहता था, क्योंकि इसे भय था कि कहीं मजदूर दल भारत को पूर्ण स्वराज्य न दे दे। ये कमीशन सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया, जिसमें साइमन के अतिरिक्त 6 सदस्य थे। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा ब्रिटिश संसद के सदस्य थे, इसलिए भारत के सभी राजनीतिक दलों में इसका बहिष्कार किया गया। जब 3 फरवरी 1928 को कमीशन बम्बई पहुंचा तो उसके विरुद्ध अनेक प्रदर्शन किए गए। जहां भी साइमन कमीशन किया गया, काले झंडे, हड़तालों, प्रदर्शनों और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से उसका स्वागत हुआ। जब कमीशन लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में बड़ा विशाल जुलूस निकाला गया। पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने लाला लाजपत राय पर लाठी से सख्त प्रहार किया, जिसे लालाजी को सख्त चोटें आई और कुछ दिनों बाद इसी कारण उनका देहांत हो गया। बाद में सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि क्रांतिकारियों ने मिलकर सैंडर्स की हत्या करके इस राष्ट्रीय अपमान का बदला लिया। जब कमीशन लखनऊ का पहुंचा तो उसके विरुद्ध पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में प्रदर्शन हुए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों में पर अनेक अत्याचार किए। 2 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद मई 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और 7 जून 1930 को रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट की मुख्य बातें निम्नलिखित थी। नंबर 1 है, भारत सचिव को परामर्श देने के लिए भारत परिषद रखी जाए, किंतु इसकी शक्ति को कम किया जाए। नंबर 2, भारत में संघ व्यवस्था लागू की जाए जिसमें ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल हो। नंबर 3 है, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतों को स्वायत्तता दे दी जाए। सारा प्रांतीय शासन मंत्रियों को सौंप दिया जाए जो विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी हो। प्रांतों के गवर्नरों को विशेष शक्तियाँ दी जाए ताकि वे विशेष परिस्थितियों में मंत्रियों की सलाह की उपेक्षा कर सके। कम से कम 10 से 15% आबादी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। प्रांतीय विधानमंडल का विस्तार किया जाए जिसमें सरकारी अधिकारी बिल्कुल नहीं रहे। बर्मा को भारत से तथा सिंध को बम्बई से अलग कर दिया जाए। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को प्रांतीय स्वायत्तता न दी जाए। उच्च न्यायालयों को भारत सरकार के अधीन कर दिया जाए। हर 10 वर्ष के बाद भारत की संवैधानिक प्रगति की जांच की पद्धति समाप्त कर दी जाए और नया संविधान लचीला बनाकर तैयार किया जाए जिससे विकसित हो सके। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में औपनिवेशिक साम्राज्य का कहीं उल्लेख नहीं था और केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए भी कुछ नहीं कहा गया था। प्रतिरक्षा को भारतीयों के हाथों में नहीं सौंपा गया था। प्रांतों को भी स्वायत्तता देकर गवर्नर की विशेष शक्तियों को स्थगित कर दिया गया, इसलिए भारतीयों ने इसकी निंदा की। सर शिव स्वामी अयंगर ने इसे रद्दी की टोकरी में रखने लायक बताया तथा कोपलैंड के विचारों में इसे राजनीति शास्त्र के पुस्तकालय की एक और उच्च कोटि की रचना प्रदान करने वाला बताया गया, किंतु बाद में 1935 के अधिनियम में अनेक बातें अपना ली गई। नेहरू रिपोर्ट। जब भारतीय साइमन कमीशन का बहिष्कार कर रहे थे तो उस समय भारत सचिव ने भारतीय नेताओं को यह चुनौती दी कि यदि वे विभिन्न संप्रदायों में की सहमति से एक संविधान तैयार कर सके तो इंग्लैंड की सरकार उसे सफलतापूर्वक
विचार करने को तैयार रहेगी। कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार किया और 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में कुछ मौलिक बातों को तय करने के बाद 10 मई 1928 को बम्बई में इसकी दोबारा बैठक हुई, जहां पर भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 व्यक्तियों की एक समिति नियुक्ति की गई। इस समिति ने जो रिपोर्ट तैयार की उसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख बातें निम्नलिखित थी। नंबर 1 है, तात्कालिक लक्ष्य के रूप में भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाए, केंद्र व प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाए तथा कार्यकारिणी की को विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए। नंबर 2 है, भारत में संघीय व्यवस्था लागू की जाए और संघीय आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया जाए। अवशिष्ट शक्तियां नेहरू के पास, शक्तियां केंद्र के पास रखी जाए। सांप्रदायिक चुनाव पद्धति तथा अधिक प्रतिनिधित्व आबादी में अधिक स्थान को अस्वीकृत कर दिया जाए। सिंध और बम्बई को अलग करके उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को दूसरे प्रांतों का दर्जा दिया जाए। भारत सरकार की कानूनी शक्तियां संसद के पास रहेगी, जो सम्राट, सीनेट और प्रतिनिधि सभा से मिलकर बनेगी। प्रतिनिधि सभा तथा प्रांतीय विधान परिषदों के चुनाव में 22 वर्ष या अधिक आयु वाले व्यक्तियों को भाग लेने का अधिकार होगा, जो कानून द्वारा योग्य घोषित न किया गया हो। भारत की कार्यकारिणी शक्ति सम्राट के पास रहेगी और वे शक्ति गवर्नर जनरल तथा सम्राट के प्रतिनिधि की हैसियत से कानून और संविधान के अनुसार प्रयोग की जाएगी। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में प्रधानमंत्री और 6 अन्य मंत्री होंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा होगी और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों को नियुक्ति होगी। कार्यकारिणी परिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। एक प्रतिरक्षा समिति बनाई जाएगी। प्रतिरक्षा संबंधी व्यय की स्वीकृति प्रतिनिधि सभा में होगी, किंतु भारत पर विदेशी आक्रमण या इसकी संभावना होने पर केंद्रीय कार्यकारिणी को किसी भी धनराशि के खर्च करने का अधिकार होगा। प्रिवी काउंसिल की तमाम अपीलें बंद करके भारत में उच्चतम न्यायालय स्थापित किया जाए, जो संविधान की व्याख्या करेगा तथा प्रांतीय झगड़ों पर निर्णय देगा। जब ये रिपोर्ट विभिन्न दलों की अलग अलग बैठकों में सामने आई, तब अनेक दलों ने इस पर सांप्रदायिक दृष्टिकोण से विचार करना आरंभ कर दिया। मुस्लिम लीग में इस रिपोर्ट पर काफ़ी मतभेद था। अली बंधुओं ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करने के लिए विभिन्न प्रांतीय मुसलमान संगठनों को प्रोत्साहित किया। मोहम्मद अली जिन्ना इसमें कुछ ऐसे मौलिक परिवर्तन करना चाहते थे जिसका स्वरूप पहले ही बदल गया। जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को मुकाबले में अपनी 14 शर्तें रखी थी। स्वयं कांग्रेस ने भी काफ़ी मतभेद उत्पन्न हो गया। दिसंबर 1928 में कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू व सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में युवक दल इस रिपोर्ट को केवल पूर्ण स्वतंत्रता के आधार पर स्वीकार करना चाहता था, किंतु गांधी जी के बीच बचाव पर नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। इस अधिवेशन में यह भी तय किया गया कि यदि ब्रिटिश संसद 31 दिसंबर 1929 तक या इससे पहले इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करती है तो पूर्ण स्वतंत्रता राष्ट्रीय लक्ष्य हो जाएगा तथा अंग्रेज सरकार द्वारा नेहरू रिपोर्ट अस्वीकृत हो जाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। अब है पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव। नेहरू रिपोर्ट काफ़ी अच्छी थी, किंतु अंग्रेज सरकार ने इसे 1929 तक स्वीकार नहीं किया। मई 1929 में इंग्लैंड के चुनाव में अनुदार दल की पराजय के बाद रेमजे मैकडॉनल्ड के नेतृत्व में मजदूर दल की सरकार बनी। चुनाव के बाद राष्ट्रमंडल के देशों के श्रमिक दलों के सम्मेलन में मैकडॉनल्ड ने भारत को अधिराज्य स्थिति देने की घोषणा की और अक्टूबर 1929 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन को विचार विमर्श के लिए इंग्लैंड बुलाया गया। इंग्लैंड से लौटकर लॉर्ड इरविन ने 31 अक्टूबर 1929 को घोषणा की कि 1929 की घोषणा से यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है कि भारत को अधिराज्य दर्जा स्थिति का दर्जा मिले। इरविन ने यह भी कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने गोलमेज सम्मेलन बुलाएगी। यद्यपि इरविन की घोषणा में यह नहीं कहा गया कि भारत को कब स्वराज्य प्राप्त होगा, लेकिन इंग्लैंड के अनुदार दल ने अधिराज्य स्थिति की चर्चा तक का विरोध किया। ऐसे भ्रांतिमय वातावरण के कारण स्थिति स्पष्ट करने के लिए दिसंबर 1929 में गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से भेंट की, किंतु इसका परिणाम नहीं निकला। इससे कांग्रेसी नेताओं को बड़ी निराशा हुई। इसी बीच इंग्लैंड सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को भी अस्वीकार कर दिया। दिसंबर 1929 को कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसमें पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव स्वीकार किया गया और कांग्रेस कमेटी को ये अधिकार दिया गया कि उपयुक्त समय पर वे सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर दे।
ये निश्चित किया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाए। एक प्रतिज्ञा बनाई गई जो इस दिन प्रत्येक कांग्रेसी द्वारा ग्रहण की जाती थी। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के किनारे सभी कांग्रेस ने सदस्यों ने पूर्ण स्वाधीनता की प्रतिज्ञा ग्रहण की। इसलिए 26 जनवरी का दिन भारतीय इतिहास में विशेष महत्व रखता है और इसी के आधार पर हम 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाते हैं। धन्यवाद।